जनरल फार्मूला CxH2OX Y, but definition is wrong. Definition is wrong, as carbon does not form hydrate. Carbon does not form hydrate. CH3 COOH and HCHO has formula CxCH2O Y type, but not hydrate, not carbohydrate. C6H10, sorry, H12O5 rhamnose is carbohydrate, but not OV. Formula CxH2O whole Y. ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। तो ये चीज तुम लोग एनसीईआरटी को लाए नहीं होगे, सभी नहीं लाए होगे ना, नहीं तो एनसीईआरटी में अंडरलाइन करा देते, वही उतना आप पढ़ लेते, सब कुछ वही पढ़ाएंगे, उसमें से कुछ बाहर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये जनरल फार्मूला CX क्या है, H2OY है, ठीक है। पहले इसको कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट आप कार्बन कहते हैं, जनरल फार्मूला ये होता है, लेकिन फार्मूला डिफिनेशन ओबे नहीं हुई, मान्य नहीं हुई, क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रेट नहीं बनाता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल जैसे CH3 COOH HCHO ये फार्मूला ओबे करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। रैमनोज CH12O5, ठीक है, ये फार्मूला मतलब कार्बोहाइड्रेट है और ये फार्मूला ओबे नहीं करता, कार्बोहाइड्रेट है और फार्मूला ओबे नहीं करता। बात समझ रहे भैया? तो ये हो गया। अच्छा, अब मॉडर्न डेफिनेशन में कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो आप कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन, लिख लेंगे मॉडर्न डेफिनेशन। Modern definition, optically active polyhydroxy aldehyde or ketone are the compound which are hydrolysis
gives such compound. Gives such compound. Optically active polyhydroxyaldehyde ketone are the compound which on hydrolysis gives such compound. तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सील्डेहाइड या कीटोन होते हैं ये, या जैसे खुद नहीं है तो ये अब खुद मतलब हाइड्रोलाइज जब किया जाए तो ऐसे कंपाउंड अगर जनरेट कर रहे हैं तब भी इनको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। एग्जाम्पल में CHO, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको डीग्लिसरॉल्डिहाइड कह देंगे। ध्यान देना, कहानी नहीं लिखा रहे हैं, ये सबसे नीचे वाले दोनों कार्बन के वेट अगर एक साइड में है तो D, अपोजिट साइड में है तो L, और नेचर में पाए जाने वाले सारे कार्बोहाइड्रेट D टाइप के होते हैं, सब पीछे लिखाया गया होगा। तो ये सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। क्लासिफिकेशन on the basis of hydrolysis. Three type. पहला मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड has 3 to 7 carbon, not hydrolyzed, solid crystalline in nature, sweet in taste. Solid crystalline in nature, sweet in taste. Oligosaccharide, on hydrolysis gives 2 to 10 monosaccharide.
On hydrolysis, give 2 to 10 monosaccharides. Solid crystalline in nature, and sweet in taste. Sweet in taste. Each monosaccharide linked with glycosidic linkage. जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है बेटा वो ईथर लिंकेज है। क्या है? ईथर। अगर आपसे मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है किस टाइप की लिंकेज होती है, तो आप कहेंगे ईथर। क्यों? क्योंकि दो एल्कोहल आपस में जुड़ेंगे, वाटर निकल जाएगा। तो एल्कोहल दो जब जुड़ते हैं तो ईथर बनता है। ठीक है। These may be di, tri, tetra, penta, saccharide and so on। and so on का मतलब इसी तरह से आगे बोल सकते हो। saccharide on the basis of number of monosaccharide unit। on the basis of monosaccharide unit। on the basis of monosaccharide unit। on the basis of monosaccharide unit। common disaccharides are sucrose, maltose, lactose। common disaccharides units are सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। यहां पर पॉलीसैक्राइड। on hydrolysis gives number of monosaccharide unit। amorphous solid। tasteless। water insoluble। note mono and oligosaccharide। are water soluble।
ध्यान रखिएगा, मोनो और ओलिगो वाटर सॉल्युबल होंगे, पॉली वाटर इनसॉल्युबल होगा। ओलिगो और पॉली हाइड्रोलाइज होंगे, मोनो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। ठीक है, ओलिगो एंड पॉली सैकराइड आर हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, रिमूव कर रहे हैं। मोनोसैकराइड on the basis of functional group, two types, aldose, ketones, on the basis of number of carbon, aldose and ketones may be of following type, may be of following type, may be of following type. Number of carbon, aldose, ketones, 3, 4, 5, 6, 7. Aldotriose, aldotetrose, aldopentose, aldohexose, aldoheptose, ketotriose, ketotetrose, ketopentose, ketohexose, ketoheptose. Glucose, mannose, galactose. Ribose, deoxyribose, ribulose, xylose, xylulose, glyceraldehyde,
अल्फा अल्फा डैश डाइहाइड्रॉक्सी कीटोन। ये एग्जाम्पल हो जाएंगे कुछ। चल आगे भैया, लिख लिए हो? यहां पर देखना, इधर इधर देखो, ये ग्लूकोज, ये ध्यान से देखना, ये तीसरे अगर 6 कार्बन है, 6 कार्बन, तो हम लोग ये हेक्सोज और मतलब कीटो हेक्सोज और एल्डो हेक्सोज चर्चा करेंगे। तो तीसरे कार्बन का OH निश्चित रूप से बाएं तरफ रहेगा। ऐसे खड़े हो जाओ, ये बायां है, ये पहला, ये दूसरा, तीसरे का OH किधर रहेगा? बाएं तरफ। तीसरे का हमेशा बाएं तरफ रहेगा, चाहे जो हो जाए। ये डी ग्लूकोज है। कायरल कार्बन कितने हो जाएंगे? 4। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2⁴ 16। ये कायरल कार्बन है। अब ध्यान दो, ये मैनोज, अरे तीसरे कार्बन का तो OH बाएं तरफ होगा ही। अब इसका मतलब ये नहीं कि और कोई नहीं होंगे, ठीक है? ये 1 2 3, तीसरा तो है, इसमें दूसरा भी हो गया, ये डी मैनोज। बाकी सारी चीजें वही, ठीक है? यहां पर ये डी गैलेक्टोज, सॉरी, एक दो तीन चार पाँच छः, डी गैलेक्टोज, ठीक है? यहां पर भी कायरल कार्बन कितना? 4, ऑप्टिकल आइसोमर 2⁴ 16। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, sorry, glucose and galactose are C4-epimer. Glucose and mannose
RC2 इपीमर, RC2 इपीमर, ग्लूकोज एंड मैनोज RCP इपीमर, C2 इपीमर। चलें आगे, रिमूव कर रहे हैं इसको, ठीक है। यहां पर ये फ्रक्टोज है, ये डी फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज रिमूव करें। reducing and non-reducing sugar, reducing sugar, reduces tolerance reagent and failing solution, reduces tolerance reagent and failing solution, tolerance reagent and failing solution। एग्जाम्पल में ऑल मोनोसैकराइड, एंड डाइसैकराइड, एक्सेप्ट सुक्रोज, डाइसैकराइड, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एज reducing center in both monosaccharide unit are linked together, i.e. not free, i.e. not free। not free, फ्री नहीं होंगे, ठीक है, फ्री नहीं होंगे। नोट
करके ये अभी बाद में लिखा देंगे, ठीक है। पूछ जरूर लेना, चूंकि वही जो लिखाने वाले हैं वही इंपॉर्टेंट है। नॉन रेड्यूसिंग शुगर, does not reduces tolerance reagent and failing solution, i.e. does not reduces tolerance reagent and failing solution, i.e. छोड़ दो, ठीक है। एग्जाम्पल में all polysaccharide and oligosaccharide except disaccharide, डाइसैक्राइड भी ओलिगोसैक्राइड है ना, डाइसैक्राइड भी क्या है, ओलिगोसैक्राइड, लेकिन डाइसैक्राइड क्या है, रेड्यूसिंग शुगर है। अब कौन सा डाइसैक्राइड रेड्यूसिंग शुगर नहीं है, सुक्रोज, ठीक है। यहां पर नोट करके, reducing sugar represent mutarotation, reducing sugar represent mutarotation। एक बार सीबीएसई पीएमटी में पूछा गया था कि which one of the following does not represent mutarotation, तो जो नॉन रेड्यूसिंग है, ठीक है। म्यूटारोटेशन spontaneous change in specific rotation, यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज ओपन चेन बीटा डी ग्लूकोज, ये 36% होगा और ये 0.2% होगा। कितना बचा 100 में, 36, 62 कैसे, 0.2 है, 64, लगभग 64%, ठीक है। यहां पर स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 112 डिग्री होगा, प्लस 52.5 डिग्री होगा, और यहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 19 डिग्री होगा। अल्फा डी ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल होता है बीटा डी ग्लूकोज, तो बीटा डी ग्लूकोज क्यों, चूंकि उसका परसेंटेज ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल उसके पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दो, मॉलिक्यूल का ग्लूकोज सभी हैं, स्पेसिफिक रोटेशन चेंज कर गया, स्पेसिफिक रोटेशन क्या कर गया, चेंज, ठीक है। यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है। और चेंज कैसे होता है, साइक अल्फा डी और बीटा डी, अभी अल्फा और बीटा नाम नहीं लेते, डी केवल डी कहते। अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं, ये साइक्लिक चेन होते हैं। तो साइक्लिक चेन वालों का क्या होता है, ठीक है। तो ये ओपन चेन में बदलते हुए एक दूसरे में बदलते रहते हैं, ठीक है। चले आगे,
चला जाए आगे। Which one of the following does not represent muta rotation? D glucose, D fructose, D lactose, D sucrose। क्या हो जाएगा? सुक्रोज। ग्लूकोज, डेक्सट्रोज भी कहते हैं, एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मतलब इसका पॉजिटिव साइन होता है ना, तो इसलिए इसको डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, याद रखिएगा, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो भी लिखो इन प्लांट किंगडम सेलुलोज। तो अगर ऑर्गेनिक अर्थ पे कहा जाए तो क्या कहेंगे? अर्थ पे अर्थ पे ग्लूकोज और प्लांट में सेलुलोज, प्लांट में सेलुलोज। चलो आगे। इसको ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ठीक है, कितना? 20% इन ग्रेप। ग्लूकोज is found in free as well as in combined state on earth crust, on earth। It present in honey and ripe fruit। प्रिपरेशन, पहला फ्रॉम सुक्रोज, C12,
H22O11। ग्लूकोज और फ्रक्टोज इक्वली मिलेगा। फ्रॉम स्टार्च, यहाँ पर वाटर, डाइल्यूट H2SO4, बॉयल, यहाँ पर एन ग्लूकोज। ये कॉमर्शियल मेथड है। क्या है? कॉमर्शियल मेथड मतलब लार्ज स्केल पर। कॉमर्शियल मेथड मतलब लार्ज स्केल पर। चले आगे। It has two type of structure। पहला ओपन चेन, दूसरा साइक्लिक चेन। व्यू फॉर ओपन चेन। पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। इतने सारे एटम हैं कार्बन के साथ, जो बताता है कि ओपन चेन होना चाहिए। साइक्लिक में एटम की कमी होती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर रिडक्शन, यहाँ पर ग्लूकोज, रेड फास्फोरस, ये चाहिए, एन हेक्सेन। तो एन हेक्सेन का बनना प्रूव कर रहा है कि क्या है? ओपन चेन। ओपन एंड स्ट्रेट चेन, ये क्या बता रहा है? ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्रोमीन, यहाँ पर ग्लूकोज, ये ध्यान देना बेटा। ग्लूकोनिक एसिड, ग्लू, हालांकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप क्या? एल्डिहाइड है।
यहाँ पर वैसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, हेडिंग नहीं डाल रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ पर एक एक हेडिंग डाल के लिखेंगे, बड़ा टाइम लगेगा ना। यहाँ पर HCN, यहाँ पर OH, और क्या हो जाएगा, CN, ये साइनोहाइड्रिन हो गया। क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल। ध्यान देना, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये HCN के साथ रिएक्शन करके क्या बता रहा है, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, कार्बोनिल। अब कार्बोनिल में एल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकता है, तो ये रिएक्शन नहीं बताएगा कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, ऊपर वाला बताएगा कि एल्डिहाइड है। क्यों, क्योंकि यहां पर ध्यान दो, एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन की संख्या में कमी नहीं होती, तो यहाँ पर भी 6 कार्बन है, यहाँ पर भी क्या है, 6 कार्बन है, तो कार्बन की संख्या में कोई कमी हुई नहीं है। तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड, वो प्रूव कर रहा है। हालांकि ये हेडिंग पहले ये रिएक्शन लिखा देना चाहिए था, पहले ये बताना था फंक्शनल ग्रुप का है आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। अब कार्बोनिल में कीटोन है या एल्डिहाइड है, तब बताता कि एल्डिहाइड है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये हाइड्रोक्सिलेमीन, ये क्या है, हाइड्रोक्सिलेमीन, H2NOH। यहाँ पर क्या लिखते हो, ऑक्जाइम लिखते थे ना, ग्लूकोजाइम, ग्लूको ऑक्जाइम, फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल, ये दोनों बता रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल है। यहां पर डाइल्यूट HNO3, ध्यान देना, सैक्चेरिक एसिड, यहां पर डाइल्यूट HNO3, क्या लिख दें हम, ग्लूकोनिक एसिड। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड दोनों क्या देते हैं, सैक्चेरिक एसिड। ये रिएक्शन प्रूव करता है प्रेजेंस ऑफ वन प्राइमरी अल्कोहल, प्रेजेंस ऑफ वन प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, OH ग्रुप। क्यों, प्राइमरी अल्कोहल में भी कार्बन की संख्या में कोई कमी नहीं आती, प्राइमरी अल्कोहल में भी कोई संख्या में कमी नहीं आती।
यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड में क्या पढ़ाया गया था, या एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़े H को हटा देता है। अगर उस पर H है तो क्या करेगा, H को हटाकर CH3CO जोड़ देगा। तो कितने OH हैं, 5, तो CHO, यहां पर ध्यान दो, H, ये ध्यान दो O पर H था ना, तो हट जाएगा। यहां पर क्या आ जाना चाहिए, CO CH3, और यहां पर कितनी बार, 4, और एक नीचे वाला भी CH2CO। तो एल्कोहल के साथ ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, एस्टर, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, indicate presence of 5 OH group. Each at different carbon. Indicate presence of 5 OH group, each at different carbon. तो 5 OH ग्रुप के प्रेजेंस को कंफर्म करता है, और प्रत्येक क्या होते हैं, एक अलग कार्बन पे होते हैं। क्यों, क्योंकि एक कार्बन पर OH हो ही नहीं सकते। ठीक बेटा, अदर रिएक्शन, ये ध्यान दो, ये Ag2O RCuO, ग्लूकोनिक एसिड, ये क्या है, Ag2O क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट, और ये क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन तो नहीं है, उसका रिएक्टिंग स्पीशीज है। अगर टॉलेंस रिएजेंट लिए थे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2Ag, और अगर फेलिंग सॉल्यूशन लिए थे तो क्या हो जाएगा, Cu2O। ये सिल्वर मिरर कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। एक यहां पे पूछ लेता है, ध्यान देना, C6H5 NH2 फेनिल हाइड्राजीन, यहां पर 3 मोल, कितने मोल भैया, 3 मोल। आपसे ये पूछता कितने मोल रिएक्ट करेंगे, तो कितने मोल रिएक्ट करेंगे, 3 मोल।
चलें आगे, रिमूव कर रहे हैं। यहां पर एक और पूछ सकते हैं, सार्बिटाल। ठीक है, साइक्लिक चेन, ये ध्यान देना बेटा। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप सिफ्रेन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बनाता है ना, नहीं यहां कर रहा है। ग्लूकोज पेंटाएस्टेट ग्लूकोज एसिटेट, मतलब एस्टेट कब बनेगा, जब एसिटिल क्लोराइड रिएक्ट करेगा तो OH से रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड से रिएक्ट नहीं करता। तो अगर OH से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब 5 OH थे, 5 रिएक्ट कर गए। CHO तो फ्री होना चाहिए था, CHO से अगर फ्री है तो CHO से सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्ट करता, मतलब ये हाइड्रोक्सिलेमिन रिएक्ट करता, लेकिन नहीं रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि यहां पर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। ठीक भैया, लिख लेंगे। ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन,
melting point 423 Kelvin. Obtained by crystallization of concentrate solution of glucose at 303 Kelvin, obtained by crystallization from hot concentrate solution concentrate from hot and saturated aqueous solution. Hot and saturated aqueous solution at 373 Kelvin, 371 Kelvin. Three 71 Kelvin. चलो बेटा, cyclic ring is formed by condensation of OH of fifth carbon from aldehyde group. From aldehyde group. It is 6-membered ring and has pyranose structure. It is 6-membered ring has pyranose structure. Analogy with pyran. Analogy with pyran. Pyranose structure. Alpha D glucose and beta D glucose are enomer. याद रखिएगा, which differ
in atomic configuration. At carbon number 1, anomeric carbon. Anomeric carbon. एनोमेरिक कार्बन। यहां पर ध्यान दो बेटा, ये आपका ग्लूकोज है। फार्मूला तो याद है ना, तीसरे कार्बन का OH किधर है? बाएं साइड में, बाकी सारे दाएं साइड में। ये ध्यान देना, ये डी ग्लूकोज है। अब यहां पर हम लोग इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमें अब बहुत कुछ पढ़ाना नहीं है, थोड़ा बता दिए। अब एक चीज जो सिखाना है, वो साइकिल बनेगी कैसे, और जब भी दो यूनिट जुड़ती हैं तो कौन कौन सी यूनिट कहां कहां पे जुड़ती है, कैसे जुड़ती है, वही हमें बताना है। ठीक है, तो देख लेना बेटा, ये पांचवें कार्बन का ऐसे O- हो गया और H+ हो गया। ध्यान दो, अब यहां पर ये तोड़ा जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये H उठ के यहाँ पे आ जाएगा और ये O ऐसे घूम के इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ध्यान देना कैसे हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पर H, ये क्या हो जाएगा? O से क्या जुड़ गया? H, ये H, ये तीसरे कार्बन का OH तो बाएं साइड में लिखना है, ये चौथा कार्बन हो गया। ये पांचवें का जो OH है ये रिएक्ट कर चुका है, और ये छठा कार्बन है। अब ये O आके यहाँ पे जुड़ गया ऐसे, तो इसको कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। क्या कह रहे हैं भैया? और ये पहले कार्बन के OH को पलट दो तो क्या हो जाएगा? बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज में ध्यान दो, पहले कार्बन का OH किधर आ गया? बाएं साइड में। ये बीटा डी ग्लूकोज। बोथ अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज has 5 chiral carbon and 2 power 5, कितना हो जाएगा? 32 ऑप्टिकल आइसोमर। रिमूव करें इसको। रिमूव कर रहे हैं। इट्स हावर्थ स्ट्रक्चर। जो बनाया था वो फिशर स्ट्रक्चर था। फिशर स्ट्रक्चर में जो भी एटम दाएं साइड में थे वो नीचे आ जाएंगे। इन हावर्थ स्ट्रक्चर, एटम ऑफ द राइट हैंड साइड
of Fisher structure is written below the plane. ये ध्यान दो, एक बार हम फिर से बना रहे हैं, ध्यान देना बेटा। ये आप क्या बना रहे हो? फिशर स्ट्रक्चर। क्या बना रहे हो? फिशर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है और यही काम करेगा आगे। अगर आप ये सीख ले गए, आगे दिक्कत नहीं होगी। हमारा मेन एम यही बताना था बस, बाकी कहानी सब वही जो बुक में लिखा वही लिखा रहे हैं, ठीक है। ये एक एम था सिखाने का। ये अब ध्यान दो, नंबरिंग करो यहां से, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये ओ किस किस कार्बन के बीच में है? पहले और पांचवें कार्बन। तो एक रिंग हम लोग बनाते हैं 6 मेंबर की। कितने मेंबर की भैया? 6 मेंबर की एक रिंग बन गई, और जिसमें एक मेंबर जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। तो यहां पर ऑक्सीजन लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? ऑक्सीजन, ऐसे लिख दिया गया, ऑक्सीजन हो गया। और ये ऑक्सीजन किस किस कार्बन के बीच में जुड़ा है? पहले और पांचवें के बीच में। यहां से नंबरिंग करें, 1, ये 2, 3, 4, ये क्या हो जाएगा? 5। हम इसको देखेंगे नहीं, आप भी नहीं देखिएगा। अब आप जब ओपन चेन देखेंगे नहीं बोर्ड को, जब ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाए थे तो सारे OH किधर थे? दाएं साइड में। तीसरे का OH किधर था? बाएं साइड में। और जो राइट हैंड साइड में है वो नीचे लिखा जाएगा। तो पहले का OH कहां लिख दें? नीचे, H ऊपर। दूसरे का OH कहां लिख दें भैया? नीचे, H ऊपर। तीसरे का OH बाएं साइड में है, इसलिए ऊपर। चौथे का OH दाएं साइड में था, नीचे। और यहां पर क्या हो गया? H। ये पांचवा कार्बन है, पांचवें कार्बन पे H, और यहां पर क्या हो जाएगा? CH2OH। देख लो, ये ध्यान दो, ये पांचवा कार्बन है, तो पांचवें कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? H, O और CH2OH। तो ये O, ये H और CH2OH बन गया। अब ध्यान दो, इसका ये अल्फा डी है। क्या है भैया? अल्फा डी ग्लूकोज। ऐसे अगर मैं बीटा डी ग्लूकोज बनाना है तो ध्यान दो, ये 5 मेंबर की हमने क्या किया? 6 मेंबर की एक साइकिल बना दिया ना। अब ध्यान दो, बीटा डी ग्लूकोज में पहले कार्बन का OH किधर है? बाएं साइड में, तो ऊपर कर दिए। दूसरे का किधर होगा? दाएं साइड में, नीचे कर दिए। तीसरे का किधर होगा? बाएं साइड में, ऊपर। चौथे का दाएं साइड में, नीचे। यहां पर ये हो गया CH2OH। अब तो बन जाएगा। अगर ओपन चेन को ध्यान से रख लिए हो तो बन जाएगा। चलो 5 मिनट रेस्ट कर लो, फिर आगे। वीडियो ऑफ कर देना। उस दिन गए कि सर जो है क्लास में